ने बात करी है, फ्रांस, धीरे धीरे जितने भी यूरोपियन पावर्स हैं सबके सब भारत से बात कर रहे हैं। उनको कायदे से बात करनी चाहिए। अमेरिका से उससे भी बात चल रही है, अभी दोबारा जाएंगे व्हाइट हाउस ट्रंप के सामने, लेकिन ट्रंप इतनी उड़ी उड़ी बातें करता है कि सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये भारत और जर्मनी अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। डिफेंस सेक्टर में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। मिलिट्री टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी को लेकर नई डील संभव है। जर्मन कंपनियों का भारत में निवेश होगा, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन शिफ्टिंग होगी और द्विपक्षीय व्यापार को नई ऊंचाई मिलेगी। खौफ की बात करी आपने, गुस्से की बात करी। अगर खौफ होता यूएस का या ट्रंप का तो इस तरह की बात कोई बोल ही नहीं सकता। खौफ और डर पाकिस्तान को जरूर हो सकता है, क्योंकि वो कभी ट्रंप के खिलाफ नहीं बोल सकता, नोइंग फुली वेल कि ट्रंप को किसी दूर दूर तक सपने में भी नोबेल पीस प्राइज नहीं मिल रहा है। जर्मन चांसलर की यात्रा इसलिए भी अहम है क्योंकि इसके ठीक बाद यूरोपीय यूनियन के टॉप लीडर्स भारत आ रहे हैं। उनका मकसद है इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनलाइज करना, और ये सब ऐसे समय हो रहा जब अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ को लेकर तनाव बरकरार है। भारत अब इस हद तक पहुंच चुका है, इतना बड़ा ग्लोबल प्लेयर है कि वो अमेरिका के आगे घुटने ना टेके, ना तो मतलब ना ही रहे और अपनी सॉवरेनिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना करे, या फिर ऐसा है कि भारत इकोनॉमिक प्रेशर में आ जाएगा और उसको मतलब मेक मी हैप्पी करना ही पड़ेगा। भारत, अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार रहती है तो भारत झुकेगा नहीं। दैट इज द बिग प्रॉब्लम। ये कहता कुछ है, सोचता कुछ है, करता कुछ और ही है। आज की तारीख में इसकी जितने भी टीम के मेंबर्स हैं, इसका जो मंत्रिमंडल है, वो डेली धमकियां दे रहा है, भारत को ऐसा कर देंगे, भारत को वैसा कर देंगे, ये कर देंगे वो, लेकिन किसी के पास रोड मैप नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि भारत के ऊपर हम इतने टैरिफ लगाएंगे, इतने टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि भारत के ऊपर टैरिफ लगेगा। इनको किसी ने ये कन्विंस कर दिया है कि अगर आप भारत पर प्रेशर डालोगे तो रशिया कोलैप्स हो जाएगा। मतलब रुक कर रही है। आज दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती नजर आ रही। एक तरफ ट्रंप की धमकी, टैरिफ का डंडा और मिलिट्री एक्शन, वेनेजुएला, क्यूबा, ग्रीनलैंड तक चेतावनी। दूसरी तरफ भारत शांति से, रणनीति से रिश्ते बनाए हुए है और ग्लोबल साउथ की अगुवाई करता हुआ नजर आ रहा। डॉक्टर जयशंकर बड़े बरसे हैं अमेरिकन पे, कहते हैं कि हमें तो ऑपरेशन सिंदूर पे कहते थे कि जनाब हम बड़े परेशान हैं आपके बारे, तो ये होगा वो होगा, और अब जो कुछ उन्होंने वेनेजुएला में किया है इस पे वो कह रहे हैं कि हम भी बड़े परेशान हैं। कैसे देखते हैं? और वो कह रहे हैं हमें फ्री एडवाइस देते हैं। और दूसरा ये है कि वो कह रहे हैं उनके अपने मुल्क में, अपने इलाके में क्या हो रहा है। तो नाम नहीं लिया उन्होंने अमेरिका का, लेकिन तनकीद अमेरिका भी कर रहे हैं। खौफ भी नजर आ रहा है, गुस्सा भी नजर आ रहा है और परेशान नजर आ रहे हैं जयशंकर साहब। ये क्या उनको नजर आ रहा है कि सैंक्शंस खत्म नहीं हो रही जो 50% है, या कि आप समझते हैं कि जो अमेरिका ने भारत को डराया था कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उसका गुस्सा निकाल रहे हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने कहा था। कैसे देखते हैं खान साहब इनकी स्टेटमेंट को? फैंटास्टिक। एक एक कर हम आपकी बात को इवैल्यूएट करके देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड जयशंकर साहब की बात कभी भी किसी भी फोरम में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ नहीं हुई है। सो मे बी इस तरह की बात करना शायद गलत हो जाएगा। बट यस, अपने आप में दूसरा जो पॉइंट आपने बोला, फ्री एडवाइस और खौफ की बात करी आपने, गुस्से की बात करी। अगर खौफ होता यूएस का या ट्रंप का तो इस तरह की बात कोई बोल ही नहीं सकता। खौफ और डर पाकिस्तान को जरूर हो सकता है, क्योंकि वो कभी ट्रंप के खिलाफ नहीं बोल सकता, नोइंग फुली वेल कि ट्रंप को किसी दूर दूर तक सपने में भी नोबेल पीस प्राइज नहीं मिल रहा है। बट फिर भी अकेला एक कंट्री है जो बोलता है कि नहीं जी शायद मिल जाए, हम तो रिकमेंड करते हैं। तो खौफ और डर इंडिया को नहीं है, जयशंकर को नहीं है। उन्होंने एक बड़ी स्ट्रेट स्टेटमेंट दी है। और अबव ऑल मुझे तो यही नहीं समझ आया कि सिर्फ कमर चीमा साहब को इस स्टेटमेंट में यूएस क्यों दिखाई दिया, जबकि वो स्टेटमेंट जर्नल है, बिल्कुल स्ट्रेट जर्नल है कि वर्ल्ड में जो पावर्स हैं, जो सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशंस हैं, जो अपने आप को बहुत एडवांस बताते हैं, ह्यूमैनिटेरियन बताते हैं, जब उनके आचरण पर, जो उनके काम करने के तरीके को अगर इवैल्यूएट किया जाए तो आप हमेशा पाएंगे कि जो लोग जो कहते हैं उसको कहीं नजदीक तक नहीं कर रहे हैं। अगर यूक्रेन की वॉर को कोई भी फ्यूल कर रहा है, फ्यूल अप कर रहा है, उसमें पैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है सिर्फ रशिया का ऑयल खरीद कर, तो ये तो गलत हो जाएगा। वो जो गैस खरीद रहा था जर्मनी, यूरोप जो जब गैस खरीद रहा था उसकी नॉर्डर्न लाइन 1 और 2 में, वो क्या था? वो क्या ह्यूमैनिटेरियन वो था? सालों साल तक
इवन यूक्रेन युद्ध के बाद भी जर्मनी का तो आपको याद आ जाएगा कि डिक्लेरेशन भी था कि हम अगले साल तक अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करेंगे, तब तक हम गैस लेंगे। उससे भी ऊपर चल पड़ते हैं। ट्रंप ने बोला हम यूक्रेन को और हथियार नहीं देंगे क्योंकि वो पीस के लिए मान नहीं रहा है। यूरोपियन यूनियन ने क्या कहा, बोले नहीं जी हम तो देंगे। सो अब आप सोचिए, अगर इसका एक करेक्ट ऑनेस्ट एनालिसिस जयशंकर साहब दे रहे हैं दुनिया के लिए, अपने लिए भी है ये बात बाय द वे, कि दुनिया में ये जो प्रीचिंग है कि ह्यूमैनिटेरियन होना चाहिए, इंसानियत होना चाहिए, ये है वो, ये लोग कर क्या रहे हैं? तो अमेरिका चाहता है कि वो भारत के मार्केट को टैप करे और इसी के अंदर, और एक और एक चीज देखिए, चाइना पहले एग्रीकल्चर इंपोर्ट करता था, एग्रीकल्चर गुड्स इंपोर्ट करता था, उसने कम कर दिया। अब अमेरिका जो चाइना ने एग्रीकल्चर गुड्स इंपोर्ट करना कम किया, वो भारत के अंदर डंप करना चाहता है। ये पॉसिबल नहीं है, ये सीधी बात है। कोई भी गवर्नमेंट इन इंडिया कैन नॉट डू इट। इंडिया की 50% पॉपुलेशन जो है दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो कम से कम आप सोचिए 60 से 70 करोड़ लोग जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। अमेरिका में जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट लोग है वो 7 लाख पीपल है। सोचिए कहाँ 7 लाख, कहाँ 70 करोड़। ये अमेरिका समझना नहीं चाहता। वो तो एक ही चीज है, दे वांट टू प्रॉफिट फ्रॉम मिजरी। उनको अपना फायदे से मतलब है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। जी, अब यहाँ पर सबसे अहम सवाल है उमेश जी कि क्या भारत अब इस हद तक पहुंच चुका है या इतना बड़ा ग्लोबल प्लेयर है कि वो अमेरिका के आगे घुटने ना टेके, ना तो मतलब ना ही रहे और अपनी सॉवरेनिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना करे, या फिर ऐसा है कि भारत इकोनॉमिक प्रेशर में आ जाएगा और उसको मतलब मेक मी हैप्पी करना ही पड़ेगा? भारत, अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार रहती है तो भारत झुकेगा नहीं, और अगर राहुल गांधी की सरकार रहेगी तो वो पहले दिन ही वो पूरे शर्तें मान लेगा। जैसे हमने न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग की थी, बीजेपी ने टेस्टिंग की थी और कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने बोला था हमें जरूरत ही नहीं है न्यूक्लियर बॉम्ब की। तो ये आप समझ जाइए कि मोदी जी और कांग्रेस के बीच में क्या डिफरेंस है। हमने खुद की वैक्सीन बनाई थी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। अगर कांग्रेस रहती तो फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन लेके आ जाती। हम हैं, मोदी जी हैं, तब जाके देश के अंदर मेक इन इंडिया और के डिफेंस आर्म्स बन रहे हैं। कांग्रेस रहती तो किकबैक खाती और बोफोर्स स्कैंडल जैसे और भी स्कैंडल करती रहती, सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स एट इन्फ्लेटेड प्राइस वो खरीदती। तो फर्क जो है वो एक तरह से सत्ता में कौन है उससे फर्क पड़ता है। यूपीए के एरा के अंदर तो भारत सरकार जो है ग्लेशियर, हमारा जो सियाचिन ग्लेशियर है वो भी पाकिस्तान को देने को तैयार हो चुका था। आप सोच लीजिए। बिल्कुल, आज जो सरकार है मजबूत है और ये जो मुद्दा है ये भारत के लिए सिर्फ ट्रेड। कूटनीतिक संदेश, बराबरी का दर्जा। जर्मनी और भारत का ये रुख ये संदेश देता है कि अब एक ध्रुवीय विश्व, यूनिपोलर वर्ल्ड का समय बीत रहा है। विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाएं अब किसी भी देश के डिक्टेशन पर चलने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे रही हैं। जर्मनी का रुख, यूरोपीय स्थिरता। जर्मनी का पीछे न हटने का फैसला ये दिखाता है कि यूरोप अब सुरक्षा और व्यापार नीतियों के लिए पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहता। ट्रंप के कार्यकाल के दौरान नेटो और व्यापार शुल्कों को लेकर जो तनाव शुरू हुआ था, जर्मनी ने उसे अपनी नीतियों में बदलाव लाकर काउंटर किया है। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति। भारत ने हमेशा रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर जोर दिया है। चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ऊर्जा खरीद का मामला हो या व्यापारिक प्रतिबंधों का, भारत का ये कहना कि वो बाहरी दबाव में फैसले नहीं लेता, उसकी बढ़ती वैश्विक शक्ति का परिचायक है। पक्ष, जर्मनी का रुख, भारत का रुख। मुक्त धमकियां अब प्रभावी नहीं हैं। फैसले देश के भीतर होते हैं, बाहर नहीं। निष्कर्ष, भारत और जर्मनी का यह साझा स्वर इस बात की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।